हेलो फ्रेंड्स, टीचर्स एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग यहाँ पर ज्योग्राफी का जो आपका रिवीजन बैच है उसको हम लोगों ने यहाँ पर शुरू किया है, जिसमें हम लोग सबसे पहले भारत के भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों की 3 क्लास हो गई और आज हम लोग की चौथी क्लास होने जा रही है। ठीक है, इसमें हम लोग का जो टारगेट है वो है 40 से 45 दिनों में कैसे अपने ज्योग्राफी का जो सिलेबस है उसको कवर किया जाए। एक बार आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिए जो लोग नए हैं। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर टीचर्स एकेडमी पर जो आपका ब्रह्मास्त्र बैच विजेता बैच है ये चल रहा है। इससे संबंधित आपको अगर किसी क्लास में एडमिशन लेना है तो आप इन नंबरों पे कॉल कर सकते हैं 96 28 95 92 37 या 83 18 48 92 91 पे। ठीक है, जिसमें आपका रिवीजन क्लास यहाँ पर ऑलरेडी चल रही है। हो सकता है कुछ दिन बाद आपको ये यूट्यूब पे ना मिले, लेकिन ऐप पर ये जो क्लास होगी निरंतर चलती रहेगी जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए। और अगर हम लोग का 45 से 50 दिन में सिलेबस पूरा हो जाएगा तो फिर हम लोग एक बार फिर से यहाँ पर क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। और साथ में जो आपकी प्रैक्टिस क्लास है वो भी आपकी कल से रेगुलर रहेगी, जिसमें हम लोग का जो टारगेट कितना रखा गया है 10,000 एमसीक्यू। 10,000 एमसीक्यू को जो टारगेट है इसको भी हम लोग पूरा करेंगे। अभी तक हम लोगों ने लगभग 32-33 क्लास जो प्रैक्टिस क्लास है ये हम लोग की हो गई है, जिसमें हम लोगों ने लगभग 1000 से 1500 क्वेश्चनों को सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, और आपके एग्जाम तक आते आते ये जो टारगेट है काफी नजदीक तक पहुंच सकता है। हो सकता है इसको हम लोग पूरा भी कर लें, लेकिन आप लोग का काम क्या है, बस प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए और कोई काम मत करिए इस समय। क्लियर है? यहाँ पर टीचर्स एकेडमी पे ब्रह्मास्त्र विजेता बैच सभी सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर अवेलेबल है, जिसमें लाइव क्लासेस मिलेगी, प्रैक्टिस क्लास, मॉडल पेपर सभी कुछ मिलेगा आपको। बस आपको अगर इसमें एडमिशन लेना है तो आप यहाँ पर कॉल कर ले सकते हैं। देखिएगा, हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो भारत का पर्वतीय क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है, उसमें हम लोगों ने हिमालय पर्वत की जितनी श्रृंखलाएं हैं उनको देखा था। वहां पर अवस्थित जितनी क्षैतिज विभाजन है, ऊर्ध्वाधर विभाजन है उसको देखा। जो पर्वत चोटियां हैं, जो दर्रे हैं, ठीक है, ग्लेशियर हैं, इन सभी को हम लोगों ने लास्ट क्लास में समाप्त कर लिया था। आज हम लोग उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे, जिसमें हम लोग उत्तर भारत के मैदान, जो भारत के जो मैदान हैं, उत्तर भारत के मैदान, इसके अलावा केंद्रीय उच्च भूमि, केंद्रीय उच्च भूमि, पूर्वी पठारी क्षेत्र, पूर्वी पठारी क्षेत्र, इसके अलावा उत्तर पूर्व पठारी क्षेत्र या पूर्वोत्तर आप कह सकते हैं इसे, पूर्वोत्तर पठारी क्षेत्र, जिसमें हम लोग मेघालय के पठार की चर्चा करेंगे। और पूर्वी हिमालय, ठीक है, पूर्वी पर्वतीय हिमालय, पर्वतीय हिमालय, इसकी भी अगर समय मिलेगा तो आज ही हम लोग इसके विषय में चर्चा कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग डालिएगा उत्तर भारत के मैदान, उत्तर भारत के मैदान। सबसे पहले हम लोग मैप बनाएंगे। ये है भारत का मैप। अगर आप जियोग्राफी के स्टूडेंट हैं तो आपको भारत का मैप बनाना बहुत ही आवश्यक है। अगर आप भारत का मैप एक अच्छा सा नहीं बना पा रहे हैं तो आपको जियोग्राफी सब्जेक्ट नहीं लेना चाहिए था। ये भारत का मैप है, जिसमें अगर हम लोग राज्यों को देखें तो ऊपर जम्मू कश्मीर है, इसके नीचे यहाँ पर हिमाचल प्रदेश है, इधर पंजाब है, यहाँ पर आपका है गुजरात है, ये है आपका राजस्थान है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश है, उसके बगल में बिहार है, यहाँ पर है उत्तराखंड। ठीक है, टेक्निकल मैप जो नहीं जानते हैं पुराना वीडियो पड़े हुए हैं, आप टेक्निकल मैप बनाना सीख सकते हैं। यहाँ पर इस साइड क्या है, यहाँ पर हरियाणा है और यहाँ पर है दिल्ली। आपका जो उत्तर भारत का मैदान है इसमें हम लोग 4 मैदानों को पढ़ते हैं। कितने मैदानों को? 4 मैदानों को पढ़ते हैं। कौन कौन सा मैदान है? तो पहला मैदान है राजस्थान का मैदान,
राजस्थान का मैदान है, मैदान। दूसरा मैदान कौन सा है, तो यह आपका पंजाब, हरियाणा, हरियाणा और दिल्ली का मैदान है। तीसरा है आपका गंगा का मैदान, गंगा का मैदान। और चौथा क्या है, यह आपका है ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र का मैदान। ठीक है, तो उत्तर भारत के मैदान में हमें 4 मैदान ये पढ़ने हैं। और ये चारों मैदान अवस्थित कहाँ है, ध्यान से देखिएगा। यहां पर पहला जो मैदान है राजस्थान का मैदान, ये अवस्थित है यहां पर। ये यहां पर एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है अरावली पर्वत। ये अरावली पर्वत ये ऐसे जाती है। तो अरावली पर्वत के पश्चिम में जो रेगिस्तानी एरिया है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, राजस्थान का मैदान। मुक्ति जी गुड आफ्टरनून। आप लोग डेली आया करिए, ठीक है। देखते तो बहुत लोग हैं लेकिन ऑनलाइन बहुत कम लोग रहते हैं, ठीक है। तो आप लोग डेली लाइव देखा करिए, कोई डाउट हो आप लोग पूछ सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अरावली पर्वत के पश्चिम में यहाँ पर जो मैदान देख रहे हैं, ये जो मैदान है इसका नाम है राजस्थान का मैदान। ये जो मैदान है इससे कई नदियां प्रवाहित होती हैं। कौन कौन सी नदियां हैं, जैसे एक नदी है लूनी नदी, लूनी नदी। यहीं पर आपकी है बनास नदी, जिसे हम लोग वेस्ट बनास कहते हैं। यहीं पर है साबरमती नदी, साबरमती नदी। ये जो नदियां हैं इसी राजस्थान के मैदान से होकर प्रवाहित होती हैं। यह जो क्षेत्र है भारत का सर्वाधिक सूखाग्रस्त क्षेत्र है। यहाँ पर कुछ जिले हैं जिसे है बाड़मेर, जैसलमेर। यह बहुत ही गर्म है, उष्ण क्षेत्र है। अगर वर्षा की बात करें तो लद्दाख के बाद सर्वाधिक कम वर्षा जो होती है कहाँ होती है, ये होती है जैसलमेर में, जैसलमेर में होती है। और ये जैसलमेर जो क्षेत्र है यहाँ पर एक राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पर क्या है, एक राष्ट्रीय उद्यान है। और ये जो राष्ट्रीय उद्यान इसका नाम है मरु राष्ट्रीय उद्यान, मरु राष्ट्रीय उद्यान। और इसकी खासियत क्या है, कि ये जो खासियत है कि यह बिना जंगलों का राष्ट्रीय उद्यान है। राष्ट्रीय उद्यान में क्या होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, जंगल होते हैं, लेकिन यहाँ पर पूरा रेगिस्तान है। यह बिना जंगलों का राष्ट्रीय उद्यान है। और यह किसके संरक्षण के लिए बनाया गया है, तो यहाँ पर एक हिरन है जिसे हम लोग बोलते हैं चिंकारा, चिंकारा मृग, इसके संरक्षण के लिए बनाया गया। ये मृग काला रंग का होता है। अगर आप लोग जानते होंगे, न्यूज देखते होंगे, जो सलमान खान है, सलमान खान को जो जेल हो रही है, जो जेल हुई थी, मतलब कोर्ट केस जो हुआ था, वो इसी चिंकारा मृग के जो इन्होंने मारा था उसी के लिए ये सारी चीज हुई थी। बाद में वो कोर्ट से बरी भी हो गए हैं। लेकिन जो लॉरेंस बिश्नोई है, आपको पता होगा, न्यूज देखते होंगे, वो भी आज भी इनको मारने के लिए क्या करता है, प्रयास करता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि चिंकारा मृग है, यह इस क्षेत्र में रहता है, इस मरुस्थलीय क्षेत्र में। और यहाँ के जो लोग होते हैं, ये वनस्पतियों और जो जीव जंतु हैं उनके प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं। यहाँ तक कहा जाता है, देखा जाता है कि इन जो जीव होते हैं, जो मृग होते हैं, अगर जब इनको गर्मियों में पानी नहीं मिलता है, छोटे बच्चों को दूध नहीं मिलता है, तो यहाँ की महिलाएं इनको क्या करते हैं, स्तनपान भी कराती हैं। इनका इतना लगाव होता है इन जीवों से, तो इसलिए यहाँ पर जो चीजें चल रही हैं आप लोग पता होगा। तो ये चिंकारा जो मृग है कहाँ पर संरक्षित किया गया है, इसी मरु राष्ट्रीय उद्यान में संरक्षित किया गया है। यहाँ से एक नेशनल हाईवे गुजरता है, जिसका नाम है NH-15। NH-15 जो नेशनल हाईवे है वो आपका इसी मरु राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरता है। क्लियर है। तो यहाँ पर जो राजस्थान, इतनी चीज आप लोग याद रखिएगा राजस्थान मैदान में। इसके बाद इसके ऊपर यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर एक नदी प्रवाहित होती है, सतलज नदी। यहाँ पर एक नदी प्रवाहित होती है, ऐसे सतलज नदी है। और उसके बाद यहाँ पर एक नदी है, व्यास नदी है, सॉरी ऊपर रावी नदी है, ये सतलज नदी है। और यहाँ पर है एक व्यास नदी। ठीक है, 3 नदियां ये हैं पंजाब में। ये जो रावी नदी है, रावी नदी से लेकर यहाँ पर एक नदी है जिसका नाम है यमुना नदी।
इनके बीच का जो क्षेत्र है इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसे बोलते हैं पंजाब, हरियाणा और दिल्ली का मैदान कहते हैं। किसे कहेंगे? पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के मैदान का विस्तार कहाँ है? तो आप कहेंगे रावी नदी से लेकर यमुना नदी तक के मध्य में आपका इस मैदान का विस्तार है। और यहाँ पर कुछ चीजें यहाँ क्वेश्चन और तरीके से बनते हैं दोआब से। यहाँ पर आप सभी को अभी पता है कि दो नदियां होती हैं, दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है इसे क्या बोलते हैं? दोआब कहते हैं। और यह बहुत ही उपजाऊ भूमि होती है, उपजाऊ भूमि होती है। और यहाँ पर जो हम लोग का सिंधु नदी तंत्र है, यहाँ पर कई नदियां जो आपस में आके मिलती हैं, यहाँ पर कई ढेर सारे दोआब का निर्माण होता है। उनके कुछ नाम हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे यहाँ पर आपका है सबसे नीचे कौन सी नदी है? सतलज है, सतलज। और साथ में क्या है? बगल में कौन सी उसके ऊपर है? व्यास है, व्यास है। इन दोनों के बीच में, इस दोनों के बीच में जो द्वाब बनता है उसका नाम क्या है? बीष्ट द्वाब। इन दोनों के बीच का द्वाब क्या कहेंगे? बीष्ट द्वाब कहेंगे। व्यास और रावी नदी के मध्य में जो द्वाब बनता है इसका नाम क्या है? इसका नाम है बारी द्वाब, बारी द्वाब। इसके बाद रावी नदी है, रावी नदी। ऊपर क्या कौन सी नदी है? चिनाब नदी। इन दोनों के द्वारा जो द्वाब बनता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रचना द्वाब। ठीक है, इसका नाम क्या है? रचना द्वाब। चेनाब नदी के ऊपर कौन सी नदी है? झेलम नदी, झेलम। इन दोनों के मध्य जो द्वाब बनेगा इसे क्या कहेंगे? इसे बोलते हैं चाज द्वाब, चाज द्वाब कहते हैं। उसके बाद झेलम नदी से लेकर कौन सी नदी है? तो सिंधु नदी है, सिंधु नदी। तो झेलम और सिंधु के बीच में जो द्वाब है इसे बोलते हैं सिंधु सागर द्वाब, सिंधु सागर द्वाब, द्वाब। क्लियर है? तो ये द्वाब आप लोग इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। इसके अलावा अब जब हम लोग का टॉपिक जो चल रहा था यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ये तीन नदियां हैं, रावी नदी से लेकर, अगर हम यमुना नदी के बीच का जो क्षेत्र देखें तो ये कौन सा मैदान है? पंजाब, हरियाणा, दिल्ली का मैदान है। इसके अंतर्गत अगर हम देखें तो रावी और व्यास के मध्य में जो द्वाब है इसे क्या बोलेंगे? बारी द्वाब बोलेंगे। व्यास सतलज के मध्य में कौन सा द्वाब है? तो इस मैदान को बोलेंगे बीष्ट द्वाब। सतलज से लेकर यहाँ पर बीच में एक नदी पहले प्रवाहित हुआ करती थी, यहाँ बीच में एक नदी प्रवाहित हुआ करती थी, वर्तमान में ये प्रवाहित नहीं होती है ऐसे, ठीक है। इस नदी का नाम है घग्घर नदी, घग्घर नदी, ठीक है, जिसे हम लोग प्राचीन सरस्वती के नाम से जानते हैं। और वर्तमान में यहाँ पर इस नदी का जो अवशेष है या कह सकते हैं जो स्थल है, जो रास्ता था वो यहाँ पर विद्यमान है, लेकिन कैसा है? सूखा है। जब वर्षा का समय आता है तब इस नदी में क्या होता है? पानी देखने को मिलता है, नहीं तो ये नदी सूख जाती है। नाम क्या है? घग्घर नदी है। इस घग्घर नदी से जो सतलज नदी है इसके जो बीच का जो क्षेत्र है वो उसे बोलते हैं हम लोग, उसे बोलते हैं किस नाम से जानते हैं? इसका नाम है मालवा का द्वाब। सतलज और घग्घर के बीच का जो क्षेत्र, यहाँ पर जो द्वाब आप देख रहे हैं ये द्वाब, इसका नाम है मालवा द्वाब। मैं यहाँ लिख देता हूं, यहाँ पर देखिएगा, ठीक है। इसका नाम है, ऐसे समझिएगा, ऊपर कौन सा था? रावी और व्यास, बारी द्वाब, बारी द्वाब सबसे ऊपर था, ठीक है। उसके नीचे बीष्ट द्वाब, बीष्ट द्वाब। उसके बाद ये वाला जो द्वाब है इसका नाम है मालवा द्वाब, मालवा द्वाब। और यहाँ पर जब ये घग्घर नदी और यमुना नदी है इसके बीच में जो हरियाणा वाला क्षेत्र है, यहाँ पर जो मैदान है, जो द्वाब है, उसे हम लोग बोलते हैं भिवानी बांगड़ द्वाब,
या भिवानी बांगड़ का मैदान, भिवानी बांगड़ का मैदान। तो आपका दिल्ली हरियाणा और पंजाब दिल्ली हरियाणा का जो मैदान है उसके अंतर्गत कितने मैदान छोटे छोटे हैं, तो आप कहेंगे 4 मैदान हैं। सबसे ऊपर बारी दोआब है, फिर उसका बीच दोआब है, फिर मालवा दोआब है, फिर भिवानी बांगड़ का दोआब है। क्लियर है। और ये पूरा क्षेत्र आपको पता है कैसा है, बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र है। पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, यहाँ बहुत ही कृषि की जाती है, कृषि योग्य भूमि भी यहाँ पर है। इसके बाद अगला जो मैदान है, अगला मैदान कौन सा है, तो अगला है गंगा का मैदान। ये जो गंगा का मैदान है इसका विस्तार कहाँ है, तो यहाँ पर ये जो नदी है, कौन सी नदी, यमुना नदी। यमुना नदी से लेकर कहाँ तक है, तो आप कहेंगे पश्चिम बंगाल बांग्लादेश, यहाँ तक पूरा जो मैदान है, ये वाला पूरा क्षेत्र जो है, इस मैदान को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं गंगा का मैदान, इसे बोलते हैं गंगा का मैदान। अब इस मैदान की खासियत क्या है ये समझिएगा। यहां ये जो मैदान है इसका निर्माण गंगा नदी और उनकी सहायक नदियों के द्वारा हुआ है। इसको हम लोग 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। कौन कौन से भाग हैं, तो सबसे जो ऊपरी भाग है, ये वाला जो हिस्सा है, इसे हम लोग बोलते हैं ऊपरी गंगा का मैदान, ऊपरी गंगा का मैदान। ये जो बीच वाला क्षेत्र है, जो पूर्वी यूपी और बिहार वाला क्षेत्र है, इसे हम लोग बोलते हैं मध्य गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान। और जो आपका पश्चिम बंगाल बांग्लादेश वाला जो क्षेत्र है, वहां पर जो मैदान है उसे बोलते हैं निचली गंगा का मैदान, निचली गंगा का मैदान। तो इसे हम लोग 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं गंगा के मैदान को। ठीक है। अगर हम ऊपरी गंगा की बात करें तो ऊपरी गंगा का जो विस्तार है वो कहां पर है, तो यह है आपका पश्चिमी यूपी में। ये जो पश्चिमी यूपी है, यहां पर आपका ऊपरी गंगा का मैदान है। और इस गंगा का मैदान का निर्माण किसके द्वारा हुआ है, तो गंगा नदी, और साथ में यहां पर एक नदी आती है उत्तराखंड से जिसका नाम है रामगंगा नदी। तो रामगंगा नदी और गंगा नदी के द्वारा इस ऊपरी गंगा के मैदान का निर्माण हुआ है। जैसे हम लोग इधर आते हैं पूर्वी यूपी में, तो पूर्वी यूपी और आपका बिहार में जो मैदान है उसे हम लोग मध्य गंगा के मैदान के नाम से जानते हैं। और इस समय जो गंगा नदी है यह सर्वाधिक विसर्पण करते हुए चलती है। विसर्पण करने का मतलब है यह घूमते हुए, ऐसे ऐसे घूमते हुए ये चलती है, विसर्पण करते हुए। जैसे सांप चलता है वैसे नदियां भी घूमते हुए चलती है। जब यह विसर्पण करते हुए चलेगी तो यहाँ पर बहुत ढेर सारी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। बहुत ही दलदली क्षेत्र यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जैसे हम लोगों ने सुना होगा कि आप एक गोखुर झील है, ठीक है, गोखुर झील। तो गोखुर झील का जो विकास है, गोखुर झील का जो विकास होता है वो कहां पर होता है, तो मध्य गंगा के मैदान में। गोखुर झील का जो विकास होता है ये कहां होता है, मध्य गंगा के मैदान में ही देखने को मिलता है। इसके अलावा एक होता है बील भूमि, बील भूमि, और कौन सा है, चौड़ भूमि, चौड़ भूमि। ये जो स्थलाकृतियां हैं ये सारी कहां देखने को मिलेगी, तो मध्य गंगा के मैदान में ही देखने को मिलती है। चौड़ भूमि, बील भूमि होती क्या है समझिएगा। चौड़ भूमि होती है एक दलदली क्षेत्र है जो आपको इसी नदियों में मिल जाएगा, जो वर्ष भर कैसा होगा, दलदली क्षेत्र होगा, पानी नहीं बहेगा, बस दलदल बना रहेगा। वहीं जो बील भूमि होती है, आप लोग नदियों में देखते होंगे कि नदियां चारों तरफ से सूखी होती हैं, लेकिन कहीं बीच का ऐसा क्षेत्र होता है जो गड्ढा होता है और बीच में क्या होता है, यहाँ पर वर्ष भर पानी आपको एकत्रित देखने को मिलता है। तो ऐसे क्षेत्र को क्या बोलेंगे, बील भूमि बोलते हैं, बील भूमि बोलते हैं। ठीक है, ये खासियत कहाँ की है, तो यह मध्य गंगा की खासियत है। इसके बाद निचली गंगा में यहाँ पर जो नदी गंगा नदी है उसका जो अपवाह जो शक्ति होती है,
ठीक है, वह कम हो जाती है, परिवहन परिवहन जो शक्ति होती है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से यह निचली गंगा में क्या करने लगती है, निक्षेपण का कार्य करने लगती है। और यहीं पर एक डेल्टा का निर्माण करती है जिसका नाम है गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। और यह विश्व का सबसे चौड़ा डेल्टा है। यहाँ पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं और यहाँ पर सुंदर वन पाए जाते, सुंदर एक होता है सुंदरी वृक्ष, सुंदरी नामक वृक्ष होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सुंदरवन बोलते हैं। तो यह सबसे बड़ा डेल्टा भी है और जो मैंग्रोव वन है उसका सबसे बड़ा क्षेत्र भी है। ठीक है, तो ये इसका निर्माण कैसे हो रहा है, गंगा नदी के द्वारा हो रहा है। तो यहाँ पर ये गंगा का मैदान हो गया। अभी अभी हम लोग नदियों पे नहीं आए हैं, अभी हम लोग क्या चर्चा कर रहे हैं, पर्वत पठार मैदान और चोटियों की चर्चा कर रहे हैं। अभी हम लोग जब नदियां पढ़ेंगे तो नदियों में पुनः ये सारी चीजें आएंगी, जिसमें हम लोग सारी नदियों को डिटेल में पढ़ेंगे, कौन सी नदी है, उसकी उसकी कौन सी सहायक नदी है। जैसे मध्य गंगा है, जो मध्य गंगा का मैदान है, इसके निर्माण के लिए सबसे योगदान नदी कौन सी है, घाघर नदी, घाघरा नदी से बोलते हैं, घाघरा नदी। और घाघरा नदी जो है यह गंगा की सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी सहायक नदी आयतन की दृष्टि से। अगर लंबी की बात करें तो सबसे लंबी नदी की सहायक कौन सी है, यमुना नदी है। क्लियर है, यह आपका गंगा का मैदान हो गया। अगला जो मैदान है यह है ब्रह्मपुत्र का मैदान। ये ब्रह्मपुत्र का मैदान कहां पर है, तो ब्रह्मपुत्र का मैदान आपका मुख्य रूप से असम में देखने को मिलता है। यह असम कहां पर है, यह है असम। और असम में ही मुख्य रूप से आपको ब्रह्मपुत्र के मैदान का विकास देखने को मिलता है। यह ब्रह्मपुत्र नदी कहां से आती है, तो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से ऐसे प्रवाहित होते हुए यहाँ पर इस नदी को क्या कहते हैं, सांगपो नदी कहते हैं। और जैसे ही यह नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, इसका नाम क्या होता है, दिहांग नदी नाम हो जाता है। और दिहांग नदी आगे चलकर जैसे असम में प्रवेश करती है तो असम में इस नदी का नाम क्या होता है, ब्रह्मपुत्र नदी हो जाता है। और आगे चल के बांग्लादेश में यह गंगा से मिलती है और आगे चलकर आखिरी अंतिम रूप से मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जब ये नदी असम में प्रवेश करेगी, ठीक है, तो यह एक मैदानी क्षेत्र है असम, जहां पर यह विसर्पण करते हुए चलती है। और जब विसर्पण करती है तो यहाँ पर एक ड्रेनेज पैटर्न बनाती है जिसका नाम है गुम्फित जलमार्ग। क्या नाम है, यह गुम्फित जलमार्ग, गुम्फित जलमार्ग का यह निर्माण करती है। गुम्फित जलमार्ग क्या होता है, जब कोई नदी ऐसे प्रवाहित होती है और बीच में किसी कारण ये दो भागों में डिवाइड हो जाए और फिर यह डिवाइड हो जाए, नहीं तो यह पुनः आपस में मिल जाए, तो ऐसे नदी संरचना को क्या बोलते हैं, तो गुम्फित जलमार्ग कहते हैं। तो इसके द्वारा अनेक द्वीपों का निर्माण होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नदी द्वीप बोलते हैं। नदियों वैसे समुद्र में है तो द्वीप बोलेंगे, और नदियों के द्वारा उसके बीच में निर्मित हो रहा है तो इसे क्या बोलेंगे, नदी द्वीप बोलते हैं, नदी द्वीप इसे कहते हैं। और यहीं पर ब्रह्मपुत्र के मैदान में, ब्रह्मपुत्र के नदी के द्वारा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, मांजुली। मांजुली नदी द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी आप कह सकते हैं, ये नदी द्वीप है। और जनसंख्या के हिसाब से, ये क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा यही है, मांजुली ही है। एक द्वीप है मॉन्ट्रियल द्वीप है। मॉन्ट्रियल द्वीप कहां पर है, मॉन्ट्रियल ये आपका कनाडा में पड़ता है, कनाडा। यहां पर जो द्वीप है ये वाला, इस पे जनसंख्या बहुत निवास करती है, जनसंख्या बहुत है। अगर जनसंख्या सर्वाधिक जनसंख्या वाला नदी द्वीप की बात करें तो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा मॉन्ट्रियल हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़े नदी द्वीप की बात करें तो कौन सा है, तो मांजुली है। कहां पर है, ब्रह्मपुत्र आपका असम में पड़ता है। किस नदी भी बनता है ये, तो ब्रह्मपुत्र नदी भी बनता है। क्लियर है, ये हो गया आपका असम का मैदान हो गया। तो ब्रह्मपुत्र और इनकी सहायक नदियां जो होती हैं, इनके द्वारा
इस मैदान का निर्माण होता है, मुख्य रूप से आपका असम में है। गुम्फी जलमार्ग का निर्माण करते हैं और मांजुली नदी द्वीप है। इतना चीजें आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने राजस्थान का मैदान, पंजाब हरियाणा दिल्ली का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान, इतनी सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पर कवर कर लिया। इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे केंद्रीय उच्च भूमि। देखिएगा, अब हम लोग को क्या पढ़ना है, केंद्रीय उच्च भूमि। हेडिंग डालिएगा, केंद्रीय उच्च भूमि। फिगर बनाएंगे सबसे पहले हम लोग समझ लेंगे इसमें क्या क्या स्थलाकृतियां हैं, कहां पर अवस्थित हैं। उसके बाद हम लोग एक एक स्थलाकृति को अलग से पढ़ेंगे। यह है भारत, ठीक है। यहां पर ऊपर क्या है, जम्मू कश्मीर है। उसके बाद इधर है आपका हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर क्या है, पंजाब है। यहाँ पर है आपका गुजरात है। यहाँ पर है राजस्थान है। इधर यूपी है। यहाँ पर है आपका बिहार है। यहाँ पर है आपका उत्तराखंड है। नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर किनारे क्या है, केरल है, तमिलनाडु है। फिर यहाँ पर क्या है, तो ये है आपका पड़ता है आंध्र प्रदेश है। यहाँ पर क्या है, तेलंगाना है। ये है छत्तीसगढ़ है। इसके बगल में क्या है, उड़ीसा है। यहाँ झारखंड है। आगे चल के पूर्वोत्तर भारत के जो देश है वो है, ठीक है, अभी आएंगे बाद में उस पर। इधर देखिएगा, तेलंगाना से एक लाइन खींचते हैं तो ये कर्नाटक हो गया, और यहाँ से इसको दो भाग में डिवाइड करते हैं। उत्तर ऊपर क्या है, एमपी है, नीचे क्या है, महाराष्ट्र है, ठीक है। और यहाँ पर कॉर्नर पे एक देश है, राज्य है, जिसका नाम है गोवा। और राजस्थान में यहाँ पर आप देखेंगे ये क्या है, हरियाणा है, और यहाँ पर दिल्ली है। ये भारत का टेक्निकल मैप है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें केंद्रीय उच्च भूमि की, तो केंद्रीय उच्च भूमि नाम से पता चल रहा है कि जो पर्वतीय क्षेत्र है कहाँ पर अवस्थित है, भारत के केंद्र में अवस्थित है। और इसमें इसके अंतर्गत कौन कौन से पहाड़ियाँ, पठार पढ़ने होते हैं हमें, एक बार मैं यहाँ लिस्टिंग कर देता हूँ। लिस्टिंग देखिएगा कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं अरावली पर्वत। अरावली पर्वत। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं, मालवा का पठार। मालवा का पठार। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, तो यहाँ पर एक पठार और है, मेवाड़ का पठार, उसको भी लिख देते हैं, ठीक है। एक है आपका मेवाड़ का पठार। मेवाड़ का पठार। इसके बाद है मालवा का पठार। इसके बाद हम लोग बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार। और एक है भांडेरखंड का पठार। भांडेरखंड का पठार। आप लोग एटलस खोल के बैठिएगा, और एटलस में जो भारत का मैप बना हुआ है उसमें जो प्राकृतिक मैप है, उस प्राकृतिक मैप में आप लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर जो राजस्थान है, तो राजस्थान में यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला है ऐसे। ये जो पर्वत श्रृंखला है इसका क्या नाम है, इसका नाम है अरावली पर्वत, ठीक है। इसका क्या नाम है, इसका नाम है अरावली। ये इसका विस्तार कहां पर है, तो गुजरात में है, राजस्थान में है, और हरियाणा और दिल्ली में इसका विस्तार है। यह सबसे पुराने, विश्व की सबसे प्राचीनतम वलित अवशिष्ट पर्वत है। और जो आपके अपर्दन के जो कारक होते हैं, जैसे हवा हो गया, वर्षा हो गया, तापमान हो गया, इन सभी कारकों ने इस अरावली पर्वत को काट छांट कर लगभग समाप्त कर दिया है। ये जो पर्वत श्रृंखला है यह लगभग 800 किलोमीटर लंबी श्रृंखला है। कितनी है,
लगभग 800 किलोमीटर लंबी पर्वत श्रृंखला है। इसके पश्चिम में यहाँ पर एक पहाड़ी है जिसका नाम है आबू हिल, और इसी आबू हिल में बगल में यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला पर चोटी है जिसका नाम है गुरु शिखर। और ये जो गुरु शिखर है, गुरु शिखर, यह यह अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। क्लियर है? अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आबू हिल पर अवस्थित गुरु शिखर, यहां पर यह अवस्थित है। यहीं से कई नदियां निकलती हैं। एक नदी आपकी निकलती है ऐसे, लूनी नदी, जो कि आपका गुरु शिखर के पश्चिम तक, पश्चिम से होते हुए कहा जाती है, ये जाती है कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। यहां आबू हिल से एक नदी ऐसे निकलती है जिसका नाम है वेस्ट बनास, और यह आकर जो कच्छ का छोटा रण है उसमें विलीन हो जाती है। इसी अरावली पर्वत से निकलकर एक नदी ऐसे आती है जो गुजरात में प्रवाहित होते हुए कहाँ आती है? खंभात की खाड़ी में अपने जल को गिराती है। इस नदी का क्या नाम है? साबरमती नदी। ठीक है, साबरमती नदी। और इसी से यहां से एक नदी ऐसे पूरब की ओर जाती है जिसका नाम है ईस्ट बनास। यहां पर जो बनास है ये इसका नाम है पश्चिमी बनास है, इसका नाम क्या है? पूर्वी बनास नदी है। और ये जो बनास नदी है आगे चलकर किससे मिलती है? चंबल से जाकर मिल जाती है। ये जो अरावली पर्वत है यह राजस्थान के मैदान में जो अपवाह है, जो जो पानी है उसके लिए क्या करता है? जल विभाजन का कार्य करता है। मतलब यहाँ पर जो वर्षा होगी, जो नदियां होंगी, वह क्या इधर जो निकलेंगी वह इसके पश्चिम की ओर प्रवाहित होंगी, और जो इधर जितना जल होगा वो किधर प्रवाहित होगा? यह पूरब की ओर प्रवाहित होगा। तो यहाँ अरावली पर्वत राजस्थान में एक जल विभाजक का कार्य करता है। ठीक है, हाँ, संतोष यादव जी आ गए हैं। गुरु शिखर 1722, बहुत बढ़िया। ठीक है, नमस्कार। तो यहाँ पर अरावली पर्वत हो गया। और जो अरावली पर्वत है यह खनिज भंडार की दृष्टि से, खनिज भंडार की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां से आपका तांबा का उत्खनन किया जाता है। जैसे एक जिला है झुंझुनू जिला, क्या नाम है? झुंझुनू जिला है, जहां से तांबे का उत्खनन किया जाता है। इसके अलावा एक मिनट रुकिएगा। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कुछ चीजें, ठीक है, देखिए यहाँ पर एक जिला है जिसका नाम है झुंझुनू जिला, झुंझुनू जिला। इसके अलावा है एक है खोदरीवा, खोदरीवा। ठीक है, यहां से किसका निष्कासन किया जाता है? तांबे का, तांबे का उत्खनन किया जाता है। इसके अलावा ये जो पर्वत, ये राजस्थान का मैदान है या राजस्थान का जो क्षेत्र है, यहां से सर्वाधिक मात्रा में किसका उत्खनन किया जाता है? चांदी, सीसा और जस्ता का। ये जो चांदी, सीसा और जस्ता है, चांदी, सीसा और जस्ता, सीसा और जस्ता, यह जहां मिलते हैं यह सम्मिलित रूप से मिलते हैं, मतलब एक साथ मिलते हैं। तो यहां पर ये जो क्षेत्र है आपका अरावली पर्वत का, यहां पर सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? यहां पर जस्ता, सीसा और चांदी। ठीक है,
देखिए इसके बाद यहाँ पर अगला जो पठार है जिसका नाम है मेवाड़ का पठार। ये जो मेवाड़ का पठार है कहाँ अवस्थित है? ये यहाँ पर अरावली पर्वत के पूरब में यह अवस्थित है। इस मेवाड़ के पठार के पूर्वी हिस्सा जो उत्तरी हिस्सा है वहीं से आपकी ये जो नदी है जिसका नाम है ईस्ट बनास ये प्रवाहित होती है। और इसके दक्षिण में यहाँ पर एक नदी ऐसे प्रवाहित होती है जो कि आपकी विंध्य पर्वत श्रेणी से निकलती है और ऐसे ऊपर से आकर नीचे जो साबरमती नदी है उसके समानांतर प्रवाहित होते हुए खंभात की खाड़ी में जाकर गिरती है। ये जो नदी है इसका नाम है माही नदी। क्या नाम है? माही नदी है। और इसकी खासियत क्या है माही रिवर की कि यह कर्क रेखा को 2 बार विभाजित करती है। कर्क रेखा को कितनी बार विभाजित करती है? 2 बार यह विभाजित करती है। क्लियर है? इसके अलावा नीचे आने पर अगला जो पठार है उसका क्या नाम है? मालवा का पठार। ये जो मालवा का पठार है इसका विस्तार कहां पर है? ध्यान से देखिएगा। इसका विस्तार देखने को मिलता है यहां पर। ये एक त्रिभुजाकार क्षेत्र आप कह सकते हैं, त्रिभुजाकार क्षेत्र है जिसका सर्वाधिक विस्तार कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। इसके बाद राजस्थान में है और इसकी सीमा जो है यह गुजरात से भी लगती है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है मालवा का पठार। और इस मालवा पठार का जो निर्माण हुआ है यह किससे हुआ है? तो बेसाल्ट चट्टान से। जो बेसाल्ट चट्टान होती है, बेसाल्ट चट्टान, इससे इसका निर्माण हुआ है जिसकी वजह से यहाँ की जो मृदा है कौन सी मृदा पाई जाएगी? तो यह काली मृदा यहाँ पर पाई जाती है। और इस काली मृदा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे ही हम लोग रेगुड़ मृदा बोलते हैं, इसे ही हम लोग चरनोजम मृदा बोलते हैं और इसे ही हम लोग स्वतः कृषि योग्य जो मृदा होती है उसे ही बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? जब यह मृदा सूखती है तो यहाँ पर बहुत बड़े बड़े दरार पड़ जाते हैं जिसकी वजह से इसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्वतः कृषि मृदा बोलते हैं। यहाँ इस मालवा के पठार से बहुत सी नदियां प्रवाहित होती हैं। कौन कौन सी नदियां हैं मैं दूसरे स्लाइड में चीजों को दिखा रहा हूं, देखिएगा। यहाँ पर काफी ज्यादा हो गया है। यहाँ पर अब हम लोग फिगर को थोड़ा सा सिर्फ उसी को बनाएंगे जो हमारे काम का है। ठीक है, ये गुजरात हो गया, ये राजस्थान हो गया, तो ये एमपी हो गया। ये है आपका मालवा का पठार। इस मालवा के पठार से बहुत सी नदियां प्रवाहित होती हैं। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट नदी कौन सी है? यह आपकी है चंबल नदी। चंबल नदी, ठीक है, चंबल। इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। जैसे एक नदी का नाम है काली सिंध, काली सिंध। एक है क्षिप्रा नदी, क्षिप्रा। एक है आपकी पार्वती। ये जो नदियां हैं किसकी सहायक नदियां हैं? यह आपकी चंबल की सहायक नदियां हैं। और ये सारी नदियां कहाँ प्रवाहित होती हैं? यह इसी मालवा के पठार से होकर ऐसे प्रवाहित होती हैं, जिसकी वजह से इस मालवा के पठार का बहुत ही ज्यादा क्या हुआ है? अपर्दन हुआ है। और ये जो अपर्दन होने के कारण यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी अवनलिकाओं का निर्माण हुआ है। और नलिकाएं और नलिकाओं का निर्माण हुआ है, जिसकी वजह से इस भूमि को क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं बीहड़ भूमि। आप लोग नाम सुना होगा, बीहड़ भूमि। बीहड़, जो चंबल के डाकू आप लोग सुने होंगे, चंबल के जो डाकू होते थे उनको कोई जल्दी पकड़ नहीं पाता था। क्यों नहीं पकड़ पाता था? कि यहाँ पर इतनी ढेर सारी अवनलिकाएं हैं। ये जो छोटी छोटी नहर नुमा अवनलिकाएं होती हैं उनके अंदर ये गोल गोल घूमते रहते। ऊपर से कोई इनको देख नहीं सकता ये कहाँ पर है। ठीक है, और कभी कभी ऐसा पिक्चरों में आप लोग देखे होंगे कि डाकू लोग ऐसे इन्हीं अवनलिकाओं में से जाते रहते हैं, उधर से पुलिस आती है तब इनको मालूम चलता है भाई इधर पुलिस भी है, इधर डाकू भी है, तभी लोग भागते हैं ऐसा। ठीक है, अब इन्हीं नदियों का कारण ये जो मालवा का पठार है सर्वाधिक क्या है? अपर्दित हो चुका है। अगर आपसे
आपसे पूछा जाए कि भारत का वह कौन सा क्षेत्र है जो जो आपका अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है, तो क्या होगा आंसर? मालवा का पठार। मालवा का पठार ही क्या है? सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है। और ये जो मृदा होती है, ये मृदा किसके लिए उपयोगी होती है? तो यह आपकी कपास की कृषि के लिए बहुत ही उपयोगी मृदा मानी जाती है, काली मृदा। क्लियर है? इसके बाद इससे आगे हम लोग बढ़ेंगे तो अगली जो संरचना है उसका नाम क्या है? ये आपका राजस्थान था, यहां पर ये है आपका यूपी था यहां पर, ठीक है। यहां पर नीचे आपका क्या था? छत्तीसगढ़ था, ऐसे छत्तीसगढ़ मैंने बनाया था, ठीक है। यहां पर जो अगली संरचना है उसका नाम है बुंदेलखंड का पठार। ये जो बुंदेलखंड का पठार है इसका विस्तार कहां है? तो अगर आप किताब पढ़ेंगे उसमें लिखा रहेगा यूपी और एमपी में, और यहां मैं इमेज में दिखा रहा हूं नीचे ये कौन सा राज्य है? एमपी है, ऊपर कौन सा? यूपी। तो इसका विस्तार एमपी और यूपी में है। क्लियर है? और ये जो संरचना है, जो आपकी बुंदेलखंड की जो संरचना है, इसका जो निर्माण हुआ है यह ग्रेनाइट एवं नीस चट्टानों से हुआ है। इसका निर्माण ग्रेनाइट एवं नीस जो चट्टानें होती हैं इनसे इनसे इनका निर्माण हुआ है। इसके ऊपर से कई नदियां प्रवाहित होती हैं। देखिए कौन कौन सी नदी है। तो इधर आपकी चंबल नदी यहां से प्रवाहित हो रही है। चंबल के आगे जाएंगे, चंबल से और आगे बढ़ेंगे, अगली जो नदी है यहां पर एक नदी है जिसका नाम है बेतवा नदी। अगली नदी कौन सी है? सिंधु है, सिंधु के बाद बेतवा है। अगली नदी है सिंध। यहां पर काली सहायक जो नदी है उसका नाम काली सिंध है, लेकिन यहां जो मेन नदी है एक और है जिसका नाम है सिंध है। सिंध के बाद कौन सी है? बेतवा नदी है, ठीक है। अब ये जो नदियां हैं ये कहां से होकर प्रवाहित होंगी? तो यह आपकी बुंदेलखंड के पठार से होकर प्रवाहित होती हैं। इसके बाद है केन नदी है, बेतवा के बाद केन है, केन के बाद टोंस है, टोंस के बाद सोन है, ठीक है। कुछ नदियां हैं जो ऐसे क्रम से विंध्यन श्रेणी से निकलती हैं और उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए यमुना से मिलती हैं, उसके बाद गंगा में जाकर इनके अपने जल को गिराती हैं। तो जो सिंध है, बेतवा है और केन, ये जो नदियां हैं ये मालवा के पठार से होकर प्रवाहित होती हैं और आगे चलकर कहाँ मिलती हैं? यमुना से मिलती हैं, जिसकी वजह से बुंदेलखंड का जो पठार है ये भी काफी अपरदन से प्रभावित है। यहां पर भी अपरदन के जो कारक है, नदियां उदियां हैं, ये काफी ज्यादा अपरदित कर चुकी हैं। अब यहां पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि मालवा के पठार, बुंदेलखंड के पठार में कौन सा सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है? कौन सा सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है? तो यहां पर आपको आयोग के क्वेश्चन को देखना पड़ेगा कि आयोग ने पिछले क्वेश्चन में कौन सा सही किया है, ठीक है। तो अगर दोनों आए तो आप लोग बुंदेलखंड का लगाइएगा, बुंदेलखंड। यह भी आपका जलीय अपरदन से प्रभावित क्षेत्र है। क्लियर है? इससे जैसे आगे बढ़ेंगे, बुंदेलखंड से आगे बढ़ेंगे, तो अगली जो स्थलाकृति है इसका नाम है, यहां पर देखिएगा, भांडेर खंड का पठार। बुंदेलखंड के बाद क्या था? भांडेर खंड था। देख लीजिए एक बार आप लोग पीछे से, ये देखिए बुंदेलखंड के बाद अगला कौन सा था? भांडेर खंड का पठार था। तो ये जो भांडेर खंड का पठार है इसका जो विस्तार है ये कहां है? यह एमपी में ही है, केवल एमपी में है, केवल एमपी में है। और इस पठार के एक साइड से इधर से एक नदी प्रवाहित होती है जिसका नाम है केन नदी। देखिए केन नदी जा रही है, और इसके पूरब से यहां से एक नदी जाती है जिसका नाम है सोन नदी। सोन नदी और केन नदियों के मध्य में यह पठार है, यह अवस्थित है। और इस पठार के ऊपर से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो इसकी ये जो है ये टोंस नदी। टोंस नदी जो है यह आपके भांडेर खंड के पठार से होकर प्रवाहित होती है। क्लियर है? तो इतनी जितनी स्थलाकृतियां हम लोगों ने यहां पर पढ़ा, सबसे पहले अरावली पर्वत,
मेवाड़ का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार और भांडेरखंड का पठार। ये 5-6 स्थलाकृतियां हैं, ये किस में आती हैं? ये सारी की सारी आती हैं केंद्रीय उच्च भूमि में, केंद्रीय उच्च भूमि। क्लियर है? इसमें एक संरचना और आती है, वो कौन सी है? तो विंध्यन पर्वत। विंध्यन आप सतपुड़ा को भी ले सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, लेकिन विंध्यन भी क्या है? इसी केंद्रीय उच्च भूमि का ही हिस्सा है। देखते हैं उसके विषय में। इसको आप लोग बना लीजिए जल्दी से, इसको जल्दी से बनाइए आप लोग। विंध्यन को भी आज हम लोग खत्म करेंगे। देखिएगा, यह है आपका गुजरात हो गया, सॉरी हाँ गुजरात हो गया। यहां पर है राजस्थान हो गया, इधर है यूपी हो गया, आगे बिहार हो जाएगा, बिहार है, ठीक है। यहां पर है छत्तीसगढ़। अब टेक्निकल में सारा फिगर पूरा हम लोग नहीं बनाएंगे, जहां पर जैसी जरूरत है वैसे हम लोग बनाते रहेंगे। यहां पर है आपका एमपी हो गया, ये हो गया महाराष्ट्र हो गया, यहां पर है गोवा है। जो विंध्यन पर्वत है इसका जो विस्तार है, ये विस्तार आपका गुजरात से लेकर कहां तक है? यह आपका पश्चिम में गुजरात से लेकर ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते एमपी होते हुए, यूपी होते हुए, बिहार में एक स्थान है जिसका नाम है सासाराम। क्या नाम है? सासाराम। तो ये जो पर्वत है विंध्यन पर्वत, यह गुजरात से लेकर बिहार के सासाराम तक यह विस्तृत है। मुख्य रूप से कहां दिखाई देता है? तो यह आपका मध्य प्रदेश में दिखाई देता है। अब ये जो मध्य प्रदेश में जो विंध्यन पर्वत है, यह तीन श्रेणियों में, तीन भागों में विभाजित है। अगर हम सबसे अब यहां पर 3 भागों में विभाजित है, तो इस वाले हिस्से को विंध्यन ही कहते हैं, लेकिन इन दोनों के नाम कुछ रखे गए। क्या नाम रखा गया है? बीच वाली जो इस श्रृंखला है इसको बोलते हैं भारनेट खंड का पठार, भारनेट श्रेणी बोलिए इसको, ठीक है। भारनेट श्रेणी हम इसको बोल रहे हैं, भारनेट श्रेणी है। और ये जो इस साइड यहां पर आप देख रहे हैं, इसका नाम है कैमूर श्रेणी, कैमूर श्रेणी। ये दोनों श्रेणियां किसका भाग हैं? तो विंध्यन जो पर्वत है उसका भाग है। अगर हम लोग यहां पर देखें कि इस विंध्यन पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह आपकी जो भारनेट श्रृंखला है, भारनेट श्रेणी है, इस पर स्थित एक चोटी है जिसका नाम है सद्भावना शिखर, सद्भावना शिखर। यह आपकी विंध्यन की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि आपकी भारनेट श्रृंखला पर यह अवस्थित है। और इसकी जो ऊंचाई है 2467 मीटर है। और इस श्रृंखला को कलुमार पीक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कलुमार चोटी या पीक कहते हैं। क्लियर है? और ये जो विंध्यन श्रेणी है, यहां पर जो भवन निर्माण सामग्री होती है, जैसे पत्थर हो गए, लाल बालू के पत्थर हो गए, चूना पत्थर हो गया, इनकी बहुत ज्यादा मात्रा यहां पर पाई जाती है, जिसकी वजह से इस विंध्यन पर्वत के पद पर चारों तरफ, यहां से लेकर यहां तक बहुत ढेर सारे उद्योग लगे हुए हैं। और कैसे उद्योग लगे हुए हैं? तो सीमेंट उद्योग के कारखाने यहां पर इस पर्वत श्रेणी के समानांतर बहुत ढेर सारे लगे हुए हैं। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा, मैहर नाम सुना होगा, सतना, कटनी, ठीक है, ये जो जितने भी हैं। और इसके अलावा यूपी में अगर हम लोग बात करें तो यूपी में है आपका चुर्क, चुनार, डल्ला, डालमिया। और बिहार में है डालमिया नगर, ठीक है। ये जो सारे क्षेत्र हैं, जो जिले हैं, ये किस लिए प्रसिद्ध हैं? यह सारे के सारे सीमेंट उद्योग के कारखानों के लिए, सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है।
क्यों प्रसिद्ध हैं? क्योंकि यहाँ पर बहुत ही सस्ते मात्रा में सस्ते दाम पे आसानी से इनको चूना पत्थर मिल जाता है, जिप्सम मिल जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि सारे उद्योग, सीमेंट उद्योग के कारखाने यहीं पर लगे हुए हैं। क्लियर है? तो विंध्यन पर्वत किस लिए प्रसिद्ध है? भवन निर्माण सामग्रियों के लिए यह प्रसिद्ध है। ठीक है, ये आपका हो गया केंद्रीय उच्च भूमि। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो है पूर्वी पठारी क्षेत्र। क्या पढ़ेंगे? पूर्वी पठारी क्षेत्र। देखिएगा, पूर्वी पठारी क्षेत्र में कौन कौन सी स्थलाकृतियां हमको पढ़नी है, पहले वो समझिए। पूर्वी पठारी क्षेत्र में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं बघेल खंड का पठार। क्या पढ़ते हैं? बघेल खंड का पठार पढ़ते हैं। उसके बाद अगला जो स्थलाकृति है उसका नाम है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं छत्तीसगढ़ बेसिन। छत्तीसगढ़ बेसिन। और एक स्थलाकृतियां और हम लोग पढ़ लेते हैं, यहां पढ़ लें, चाहो हम लोग जब दक्षिण भारत के पठार पढ़ते हैं वहां ही पढ़ सकते हैं। इसका नाम है दंडकारण्य का पठार। क्या नाम है? दंडकारण्य का पठार। ये जो दंडकारण्य का पठार है, यह हिस्सा किसका है? तो दक्षिण भारत का, जो हम लोग दक्कन दक्षिण का पठार पढ़ते हैं, जैसे दक्कन का पठार बोलते हैं, उसका यह हिस्सा है। लेकिन हम लोग इसके साथ ही पढ़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि जब छत्तीसगढ़ बेसिन पढ़ेंगे तो छत्तीसगढ़ बेसिन के दक्षिण में यह अवस्थित है, तो इसको हम लोग यहाँ पर इसके साथ ग्रुपिंग यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बघेल खंड के पठार की बात करें तो बघेल खंड का जो पठार है यह अवस्थित कहाँ है, पहले ये देखिए। एटलस आप लोग खोल के बैठिएगा। मैं कई बार आप लोग से कहा हूं, एटलस जब तक आपके सामने नहीं रहेगा तो चीजें नहीं समझ में आएंगी या कम समझ में आएंगे। अब यहां पर हम लोग टेक्निकल मैप बनाएंगे, जिसमें हम लोग पूरा स्थलाकृति नहीं बनाएंगे। मान लीजिए ये आपका ऐसे है, ठीक है। ये है आपका यूपी, ये है बिहार, यहां है छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़, यहां पर है आपका उड़ीसा, ये है झारखंड। क्लियर है? इधर क्या है? एमपी है आपका। फिगर समझ में आ रहा है? ये जो बघेल खंड का पठार है, इसका जो विस्तार है, ये विस्तार कहां पर है? यह एमपी और छत्तीसगढ़ में है। ये एमपी है और ये छत्तीसगढ़ है। तो एमपी और छत्तीसगढ़ की सीमा पर इस पठार का विस्तार है, नाम है बघेल खंड। बघेल खंड का पठार। और इस पठार से अगर हम बात करें नदी कौन सी प्रवाहित होती है, तो अगर आपके ऑप्शन में सोन नदी है तो आप लोग उसको टिक कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? उसको टिक कर सकते हैं। नाम क्या है? सोन नदी। सोन नदी यहां पर हो जाएगा। और इससे जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे तो अगला जो स्थलाकृति है उसका नाम है छोटा नागपुर का पठार। अब छोटा नागपुर का पठार आप सभी को पता है कहां पर स्थित है? झारखंड में है। और झारखंड में पूरे क्षेत्र, पूरे झारखंड में इसका विस्तार है। और इसका विस्तार इसके अगल बगल के राज्यों में भी है। अगर हम देखें कौन कौन से राज्य में है, तो इसके जितने पड़ोसी राज्य हैं उन सभी में इसका विस्तार है। बस आप यूपी को छोड़ दीजिए। जैसे ये झारखंड है, झारखंड के ऊपर यहाँ पर बिहार है, बिहार पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है। इन 4 राज्यों में और इसको झारखंड को लेकर 5 राज्यों में छोटा नागपुर के पठार का विस्तार है, यूपी में नहीं है। और यह जो पठार है छोटा नागपुर का पठार, यह खनिज भंडार की दृष्टि से, खनिज भंडार की दृष्टि से सर्वाधिक संपन्न क्षेत्र है।
सर्वाधिक, भारत का सर्वाधिक क्या है, संपन्न, संपन्न क्षेत्र है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, भारत का रूर प्रदेश बोलते हैं, भारत का रूर प्रदेश बोलते हैं, औद्योगिक पेटी बोलते हैं। और इसका क्या नाम आता है, इसका आता भारत में लौह इस्पात उद्योग की पेटी, खनिज भंडार गृह, इन नामों से इसको जाना जाता है। यहां पर पाया क्या जाता है, यहां पर सब कुछ पाया जाता है। अगर हम काइनाइट की बात करें, काइनाइट यह पूरे भारत में सिर्फ यहीं पाया जाता है, 100% पाया जाता है। लोहा पाया जाएगा, लोहा कितना पाया जाता है, लोहा तो 85% पाया जाता है। कोयला कितना पाया जाता है, तो भारत में जितना कोयला पाया जाता है उस कोयले का लगभग 93, यहाँ पर लॉ एस्क और इसमें थोड़ा सा ये कम ज्यादा है, देख लेते हैं इसको क्या है। लौह एस्क जो बिटुमिनस, ये लौह जो आपका लौह एस्क है ये आपका पड़ता है 93%, और जो कोयला है बिटुमिनस जो कोयला है वह, क्योंकि इसी से सर्वाधिक उत्पादन इसी का होता है, तो जितना उत्पादन हो रहा है उसका लगभग 85% कहाँ से होता है, इसी से होता है, यहीं पर आपका छोटा नागपुर के पठार से होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये तो अंदर की बात हो गई, संसाधन की बात हो गई, और भी बहुत चीजें यहाँ पर मिलती हैं। अगर हम इसके ऊपर की स्थलाकृतियों को देखें तो यहाँ पर एक नदी प्रवाहित होती है, ऐसे एक नदी ऐसे प्रवाहित होती है, और ये आगे चलकर यहाँ पर एक नदी आती है, गंगा नदी, इसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम हुगली नदी है, आगे चल के यह हुगली नदी में मिल जाती है। ये जो नदी है इसका नाम है दामोदर नदी। क्या नाम है इसका, दामोदर नदी। ये जो दामोदर नदी है यह छोटा नागपुर के पठार को दो भागों में डिवाइड करती है। ऊपर का जो भाग है इसे बोलते हैं हजारीबाग का पठार, दो भागों में डिवाइड करेंगे। ऊपर क्या है, हजारीबाग का पठार, और नीचे जो पठार है इसका नाम है रांची का पठार, रांची का पठार, रांची का पठार। क्लियर है। और अगर हम इस पूरे क्षेत्र की बात करें कि इस पूरे छोटे नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो याद रखिएगा इसकी सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ हिल। हजारीबाग के पठार पर ये यहां पर अवस्थित है, ये यहां पर ये अवस्थित है, इसका नाम है पारसनाथ हिल है। क्लियर है। और ये जो रांची का पठार है यह एक संप्राय मैदान का उदाहरण है, संप्राय मैदान का उदाहरण है। मतलब संप्राय मैदान कैसा होता है, जिसके ऊपर क्या हो, कोई भी टीला रूपी कोई संरचना ना हो, बस एक सीधा मैदान हो। यह संप्राय मैदान का उदाहरण है। बहुत बार एग्जाम पूछा गया है, क्या होगा, रांची का पठार हो जाएगा। इस पठार से कई नदियां और निकलती हैं, जैसे एक नदी ऊपर की, देखिए यहां पर गंगा की कई सहायक नदियां हैं, पुनपुन करके है, पुनपुन है, फाल्गुन है, ठीक है, बहुत है। लेकिन जो ये तो हम लोग गंगा नदी में पढ़ेंगे, लेकिन कुछ और मुख्य नदियां हैं। जैसे एक नदी ऐसे ऊपर जाती है जो आगे चलकर सोन से मिल जाती है, इसका नाम है नॉर्थ कोयल। क्या नाम है, नॉर्थ कोयल नाम है। एक नदी आपकी ऐसे नीचे आती है, इस नदी का नाम है शंख रिवर, इसका नाम है शंख है, और एक है दक्षिणी कोयल। एक है शंख है और एक है दक्षिणी कोयल। तो इधर वाली जो है पश्चिम वाली है इसका नाम क्या है, शंख, और जो ये पूरब वाली है इसका नाम है, जैसे ये उत्तरी कोयल है इसे नीचे वाली क्या बोलेंगे, साउथ कोयल, दक्षिणी कोयल बोलेंगे। और दोनों नदियां आपस में कहा मिलती हैं, उड़ीसा में मिलती हैं, और उड़ीसा में कहां पर, राउरकेला के पास। और दोनों के संगम के बाद इस नदी का नाम क्या हो जाता है, इसका नाम ब्राह्मणी नदी हो जाता है, जो आगे चलकर उड़ीसा के तट पर कहां गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यही इसी पठार से एक नदी ऐसे पूरब की ओर निकलती है, और ये झारखंड से पश्चिम बंगाल जाती है, और पश्चिम बंगाल से
ये आती है कहां पर है, उड़ीसा आती है, उड़ीसा के तट पर अपने जल को गिराती है। नाम क्या है इसका, इसका नाम है स्वर्ण रेखा नदी, ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी इसका नाम है। जैसा कि आप सभी को पता है यहाँ पर बहुत ढेर सारे संसाधन पाए जाते हैं, जिसमें जिसमें कोयले का उत्पादन सर्वाधिक हो रहा है, लोहे का उत्पादन सर्वाधिक हो रहा है। इस वजह से यहाँ पर बहुत ढेर सारे उद्योग भी लगे हुए हैं, और इन उद्योगों से निकलने वाला जो वेस्ट मटेरियल होता है, जो कचरा होता है, वो कहाँ प्रवाहित किया जाता है, इन्हीं नदियों में प्रवाहित किया जाता है। जिसकी वजह से जो स्वर्ण रेखा नदी है और जो दामोदर नदी है, इसका जो जल है इतना ज्यादा प्रदूषित हो गया है कि इसमें कोई भी जीव जीवित नहीं है, जिसकी वजह से इसे जैविक मरुस्थल की संज्ञा दी जाती है। मतलब क्या है, यहाँ पर कोई जीव नहीं है, ये जैविक मरुस्थल, जैसे नदियां नदियां जैसे मरुस्थल होते हैं, वैसे ये कैसा होगा, जैविक मरुस्थल हो गया। अगर इन दोनों का नाम दे दिया जाए और पूछा जाए कौन सा जैविक मरुस्थल है, तो आप दामोदर नदी को लगाइएगा, ठीक है। अगर दामोदर नदी नहीं दिया हुआ है, तब आप लोग किस पे जाइएगा, स्वर्ण रेखा नदी पर। दोनों में प्रदूषण बहुत ज्यादा हो गया है, ठीक है। और इस जो दामोदर नदी है, यहाँ पर बहुत ढेर सारी परियोजनाओं का विकास किया गया है, और उन परियोजनाओं को हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, नदियों के सेक्शन में पढ़ेंगे। जब हम लोग नदियां पढ़ेंगे तो नदियों पे कौन से बांध बनाए गए हैं, जैसे हम लोग नाम है, एक है माइथन डैम, तलैया मन्नार, और एक है आपका पांचे डैम, पांचे ही डैम है नाम है, पांचे बांध है, माइथन बांध है, तिलैया बांध है। इन बांधों का निर्माण कहाँ किया गया है, इसी दामोदर और उनकी सहायक नदियों पर किया गया है, ठीक है। ये हो गया आपका दामोदर, ये छोटा नागपुर का पठार। इसके बाद नीचे यहां पर आप देखेंगे, यहां पर है आपका छत्तीसगढ़ बेसिन है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में इसका विस्तार है, और यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा दंडकारण्य का पठार, ठीक है, दंडकारण्य का पठार भी यहां पर है। तो आज हम लोग चीजों को यहीं तक रखेंगे, समय भी हो गया है, ठीक है, टाइम हो गया है, तो आज हम लोग यहीं तक रखेंगे, छोटा नागपुर के पठार तक। इसके बाद जो आपका छत्तीसगढ़ बेसिन है और दंडकारण्य का जो पठार है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। बस आज इतना है, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।